मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले अपन ने इंटरमीडिएट देखा था कार्बोकेटाइन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोरेनाइन या कार्बो एनाइन। इस देखते हैं सिग्मा आबंधन के विस्मास विखंडन के कारण, मतलब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के कारण यदि इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन पर आ जाते हैं तो क्या ऋणावेशित स्पीशीज अर्थात कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार कार्बन का अष्टक पूर्ण होता है तो इससे क्या कहते हैं, कार्ब एनायन कहते हैं। ठीक है, जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, ठीक है, सपोज कार्बन या फिर किसी भी स्पीशीज के बीच बॉन्ड क्लीवेज होता है और जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, और इस पर जो कार्बन से अटैच स्पीशीज हैं वो पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाती हैं, तो कार्बन पर के ऋणावेश आने की वजह से कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन दोनों ही हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से फॉर्म बनते हैं। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के ऋणावेशित कार्बन की संक्रित अवस्था कितनी होती है, sp3। ठीक है, जनरली कार्बन किस अवस्था में रहता है, sp2 अवस्था में रहता है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव चार्ज कार्बन की संक्रित अवस्था sp3 होती है। 3 sp3 कक्षक 3 परमाणुओं के साथ जुड़कर सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि चौथा सिग्मा कक्षक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। इसका आकार पिरामिड जैसा होता है। ठीक है, जैसे पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है इसकी। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति से, ठीक है, आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति से उत्पन्न प्रतिकर्षण के कारण आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य आबंधन कोण चतुष्फलकीय मान अर्थात 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए sp3 संकरण से टेट्राहाइडल स्ट्रक्चर के स्थान पर क्या पिरामिड स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है, जनरली अगर अपन कार्बन की नॉर्मल स्टेट के अंदर अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो कार्बन क्या होता है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर के अंदर रहता है। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर एक्सेप्ट करता है कार्बन, जिसकी वजह से लोन पेयर और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसकी वजह से टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में बॉन्ड कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो प्रतिकर्षण वजह से अर्थात बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण की वजह से यह कोण बंद कोण का मान घटकर पिरामिडल शेप के जितना हो जाता है। और कार्बोनाइन की जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहाइड्रल ना होकर के किसके जैसी होती है, पिरामिड शेप की होती है। नेक्स्ट है अपन स्टेबिलिटी की बात करें कार्बोनाइन की, कि ऋणावेशित होने के कारण कार्बोनाइन पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला प्रतिस्थापी उपस्थित होता है तो कार्बोनाइन का क्या स्थायित्व प्राप्त करता है। ठीक है, अब कार्बन पर क्या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर कार्बोनाइन के पास में यदि कोई ऐसा स्पीसीज मौजूद है या ऐसा प्रतिस्थापी मौजूद है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इजीली एक्सेप्ट कर लेता है कार्बन से, अर्थात विद्युत ऋण परमाणु हो तो, ठीक है, तो क्या होता है, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसी प्रकार यदि स्पीसीज में क्या डबल बॉन्ड उपस्थित होता है तो स्थायित्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। और डबल बॉन्ड होने से भी क्या कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि चार्ज क्या हो जाता है, फैल जाता है, डिस्पर्स हो जाता है बॉन्डिंग के अंदर, जिसकी वजह से कार्बन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। एल्किल प्रतिस्थापित कार्बोनाइन में स्थायित्व का अगर क्रम देखें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, CH3-। ठीक है, कार्बोकेटाइन से रिवर्स हो जाता है कार्बोनाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, कार्बोकेटाइन के अंदर क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, जबकि कार्बोनाइन के अंदर रिवर्स होता है। सबसे पहले क्या आएगा, मेथिल एनाइन। ठीक है, उसके बाद में 1 डिग्री कार्बोनाइन, 2 डिग्री कार्बोनाइन और 3 डिग्री कार्ब एनाइन आता है। ठीक है, मेथिल एनाइन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इस क्रम को अपन एल्किल समूह के क्या प्लस आई प्रभाव के आधार पर समझाया गया है। जब ऋणावेशित कार्बन पर एल्किल समूह होता है तब वह क्या प्लस आई प्रभाव के कारण कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब जो मेथिल ग्रुप है, अपन ने कार्बोकेटाइन के अंदर भी देखा था कि जो मेथिल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, अर्थात इनकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जैसे कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कार्बोनाइन के पास में क्या है, मेथिल समूह अर्थात प्लस आई इफेक्ट वाले सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, कार्बन के ऊपर ऑलरेडी माइनस चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और अगर और मेथिल सब्स्टिट्यूएंट ऐड है तो क्या करेंगे, कार्बन को और इलेक्ट्रॉन देंगे, जिसकी वजह से क्या है, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। इस प्रकार जैसे जैसे एल्किल समूहों की क्या अर्थात एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या बढ़ती जाती है, उसके आयन में भी क्या
कमी होती जाती है। इसलिए जो मेथिल ऋणायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जबकि तर्क 3 डिग्री एनायन, ठीक है, सबसे कम स्टेबल है, क्योंकि 3 डिग्री एनायन के पास कितने 3 मेथिल ग्रुप हैं, ठीक है। तीनों मेथिल ग्रुप है जो कार्बन को क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसके कारण कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एलिल व बेंजील कार्बन एनायनों में एकांतर कार्बन पर द्विबंध होने के कारण आवेश का विस्थानीकरण हो जाता है, ठीक है। अब एलिल और बेंजील अगर अपन कार्बन एनायन की बात करें, ठीक है, तो कार्बन पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, आवेश का जो मतलब जो चार्ज है कार्बन के ऊपर वो क्या होता है, रिंग के अंदर डिलोकलाइज्ड होता रहता है। अतः संयुग्मन प्रभाव के कारण अधिक अनुनादी संरचनाएं देखी जा सकती हैं, ठीक है। अगर अपन एलिल ऋणायन और बेंजील ऋणायन, ठीक है, एलिल एन कार्बेनाइन और बेंजील कार्बेनाइन की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से चार्ज क्या होता है, डीलोकलाइज होता रहता है, जिसके कारण ये क्या एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है, ठीक है। उसी प्रकार अगर अपन मेथिल साइनाइड देखें, ठीक है, तो मेथिल साइनाइड के अंदर भी जो कार्बन CH2 है वो रोटेट करता है, जिसके कारण नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण दे रखे हैं अब यहाँ पर, जैसे CH3CO माइनस है, तो इसमें से क्या फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन के यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें सी मेथिल ऋणायन बाहर निकलता है और CO2 रिमूव होती है, ठीक है। और उसी प्रकार जब ये मेथिल ऋणायन जब HX से रिएक्शन करेगा तो एक हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करके, ठीक है, स्टेबल फॉर्म क्या CH4 का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। उसी प्रकार अपन देखते हैं जो 2 डिग्री कार्बन CH3CH2Br है, अगर वह CH से रिएक्शंस करेगा, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के मेथिल का एल्केन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है जिसमें CH3CHO है, ठीक है, जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो जो CH2 है उसके ऊपर क्या कार्बन ऋणायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये कार्बन ऋणायन किससे वापस से अगर समान मॉलिक्यूल आता है CH3CHO एल्डिहाइड से रिएक्शंस करता है, ठीक है, तो इसके साथ में अटैच हो जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर रिमूव होगा, ठीक है, तो उसके साथ में अटैच होकर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है कार्बन मुक्त मूलक, ठीक है। तीसरा अपना इंटरमीडिएट रिएक्टिव है किसका, फ्री रेडिकल, ठीक है। अब तक अपन ने दो पढ़ लिए, एक तो कार्बोकेटायन और एक कार्ब एनायन। तीसरा है अपना फ्री रेडिकल के सहसंयोजक आबंधन के समास विखंडन पर कार्बन मुक्त मूलक बनते हैं, ठीक है। तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन से रिवर्स होता है, ठीक है। कार्बोकेटायन और कार्बोनेन का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसके अंदर क्या होगा, एक तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है, और उसके अंदर क्या बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो असमान रूप से वितरित होते हैं, ठीक है। इस वजह से तो उनका क्या होता है, कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर अपन फ्री रेडिकल की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, अर्थात जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दोनों स्पीशीज के बीच में वो समान रूप से वितरित होते हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल का क्या फॉर्मेशन होता है। इन पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तथा यह आवेश रहित होते हैं, ठीक है, जबकि कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन क्या होते हैं, आयनिक स्पीशीज होते हैं। यह अत्यंत अभिक्रियाशील होते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया में पाए जाते हैं और मोस्टली फ्री रेडिकल जो है वो चेन रिएक्शंस के अंदर पार्ट लेते हैं, चेन रिएक्शंस के अंदर इनकी उपयोगिता होती है। अब इसके देखते हैं अपन संरचना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन क्या होता है, sp2 संक्रित होता है, अतः इसके पास 3 sp2 कक्षक तथा एक असंक्रित p कक्षक होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, जो तीनों sp2 कक्षकों के लंबवत होता है। 3p sp2 कक्षक 3 परमाणुओं से मिलकर क्या सिग्मा बंध बनाते हैं। जो p कक्षक असंकृत होता है उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। 4 कक्षक है, 3sp2 है जो कि 3 अदर sp2 के साथ मिलकर के सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब जो चौथा p कक्षक है जो तीनों कक्षकों के क्या होता है, लंबवत होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगर अपन फ्री रेडिकल के स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। आर आर यहाँ पर कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ में वो बॉन्डिंग करके सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। अब जो लोन पेयर वाले यहाँ पर बता रहे कि ये इन तीनों बॉन्ड के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब अपन बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की, कि कार्बन मुक्त मूलक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर अपन फ्री रेडिकल की बात करें तो 3 प्रकार के होंगे, कौन कौन से, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री।
और अगर इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो जो 3 डिग्री है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और जो मेथिल मूलक है, मेथिल फ्री रेडिकल वो सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक है? इस क्रम को अपन अति संयुग्मन द्वारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण के आधार पर समझ सकते हैं। अब जो ये ऑर्डर आया है 3 टू 1, ये किसकी वजह से आया? अति संयुग्मन के द्वारा, ठीक है? मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जिसके अंदर ज़्यादा डिलोकलाइज़्ड होंगे, ठीक है? और लोकलाइज़ किसमें, जो डिलोकलाइज़ किसमें ज़्यादा होंगे? जिसकी स्ट्रक्चर बड़ी होगी, अतः जिसके पास में रेडिकल रोटेट करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है? तो उसके अंदर क्या होगा? फ्री रेडिकल ज़्यादा स्थायी होगा। तो अगर अति संयुग्मन देखें, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से फ्री रेडिकल का रोटेशन होता है, संरचना देख सकते हैं अपन, ठीक है। इस प्रकार एक मेथिल प्रतिस्थापी के कारण 3 अनुनादी संरचनाएं लिखी जा सकती हैं, ठीक है। तृतीय कार्बन मूलक में 3 मेथिल प्रतिस्थापी होने के कारण 9 संरचनाएं लिखी जा सकती हैं, ठीक है। अब एक मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक मेथिल ग्रुप के कारण 3 अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसकी, मतलब 3 तरीके से इसके फ्री रेडिकल को अपन रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है, ठीक है। दूसरा है अपन ने कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर इसको ऊपर ट्रांसफ़र हुआ तो पहली बार में 1 हाइड्रोजन H है बाहर निकला, ठीक है। दूसरी बार स्ट्रक्चर देखें तो दूसरी बार में क्या निकलेगा? Hb बाहर निकल सकता है, और तीसरी बार में क्या? Hc फ्री रेडिकल के तौर पर बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो ये तो हुआ 1 डिग्री के बारे में, ठीक है, था या फिर मेथिल समूह के बारे में। अब एक मेथिल समूह 3 पर तरीके से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि जो 3 रेडिकल फ्री रेडिकल है, ठीक है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, उसके पास कितने हैं? 3 मेथिल समूह हैं। अब एक मेथिल समूह 3 तरीके से डोनेट करता है या फिर 3 तरीके से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, तो 3 समूह अर्थात 9 तरीके से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस वजह से जो 3 डिग्री जो फ्री रेडिकल है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड मेथिल फ्री रेडिकल, ठीक है? तथा जिस यौगिक आयन मूल्य की जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं लिखी जा सकती हैं, वो उतना ही अधिक क्या होता है? स्थायी होता है, ठीक है। और फ्री रेडिकल में जिसकी ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, जिसकी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होती हैं, वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। मूलक में इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण क्या होता है? संयुग्मन के कारण भी हो सकता है। जब मूलक में डबल बॉन्ड भी उपस्थित हो तथा वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन से क्या अल्फा स्थिति में हो, तब संयुग्मन के कारण पी पाई अतिव्यापन होता है तथा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? डिलोकलाइजेशन, विस्थानीकरण हो जाता है। ऐसा एलिल एवं बेंजीन मुक्त मूलकों में पाया जाता है, ठीक है। अब अगर अपन एलिल या फिर बेंजील अर्थात अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करें जिसके अंदर एलिल या बेंजील फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो उसके अंदर क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? डिलोकलाइजेशन होता है, जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। यह मुक्त मूलक एलिल एल्किल मुक्त मूलकों से अधिक स्थायी होते हैं। ऑब्वियस है, क्योंकि अगर अपन एलिल और बेंजील फ्री रेडिकल की बात करें तो इनके पास क्या होता है? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है, और ये फ्री रेडिकल के रोटेट ईज़िली करवा सकते हैं। इस वजह से ये क्या एल्किल फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर अपन उदाहरण देखें, जैसे कि फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के तहत जैसे 2 CH3 फ्री रेडिकल है, ये आपस में सहसंयोजक बनाकर क्या CH3 का फॉर्मेशन करते हैं। उसी प्रकार 2 CH3 CH2 फ्री रेडिकल है, तो एक तो क्या बना लेंगे? ये एल्केन, और दूसरी एल्कीन बना लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर अपन तीसरी देखें, ठीक, जैसे HBr है, तो क्या बना लेंगे? रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होगा? H अलग हो जाएगा, मतलब H और Br के बीच में जो सहसंयोजक बंध हैं, उन सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के अंदर समान रूप से डिस्पर्स्ड होंगे, और एक तो H और एक Br फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इससे आगे का जो कंसेप्ट है वो अपन अगले लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।